सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी व्याकरण पाठ 6 उपसर्ग प्रत्यय और समास। तो इस पाठ के हमने उपसर्ग और प्रत्ययों को तो पिछली कक्षाओं में कर लिया था, और समास के बारे में हमने जो समास किसे कहते हैं या समास के कितने भेद होते हैं, और एक तत्पुरुष समास के बारे में हमने जो हमारी पिछली कक्षा थी उसमें हमने कर लिया। आज जो हमारी कक्षा है इसमें हम समास के अन्य भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो दूसरा भेद है तत्पुरुष के बाद वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व समास यानी कि समस्त पद हैं, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह हैं। द्वंद्व का मतलब होता है एक दूसरे में मतभेद होना या एक दूसरे के उल्टा होना। द्वंद्व का मतलब जो शब्द का अर्थ है वो होता है युद्ध, यानी आपस का झगड़ा, ठीक है। तो यानी कि इसमें द्वंद्व समास में क्या विशेषता होगी कि दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के उल्ट होंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे। तो देखिए जैसे यहाँ दिए खट्टा मीठा, पूर्व पद इसमें क्या है खट्टा, उत्तर पद क्या है मीठा, खट्टा और मीठा। भाई बहन, भाई और बहन, पूर्व पद भाई, उत्तर पद बहन, भाई और बहन। सुख दुख, सुख पूर्व पद, उत्तर पद दुख, सुख और दुख। दिन रात, दिन रात पूर्व पद, दिन उत्तर पद, रात एवं दिन और रात और दिन। अपना पराया, अपना पूर्व पद, उत्तर पद पराया, ठीक है, अपना अथवा पराया। आज कल, आज पूर्व पद, कल उत्तर पद, आज या कल। तो बेटा इसकी पहचान द्वंद्व समास के बीच में ये जो योजक चिन्ह आया है, दोनों शब्दों के बीच में जो युगम बना रहा है शब्दों का, वो योजक चिन्ह है, ये पहचान है द्वंद्व समास की। तो इसमें देखिए उपर्युक्त समस्त पदों में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हैं, यानी द्वंद्व जो समास होता है उसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की ही प्रधानता होती है। इन समस्त पदों का विग्रह करने पर और एवं अथवा का तथा या लगते हैं, यानी कि जब इनका हम समास विग्रह करते हैं तो इसमें क्या क्या लगता है, और एवं अथवा या फिर या, ठीक है। और एक मैंने पहचान बता दी कि समस्त पद के बीच में क्या आता है, योजक चिन्ह आता है। द्वंद्व का अर्थ मतभेद लड़ाई होता है। द्वंद्व का मैंने पहले ही बताया था कि द्वंद्व युद्ध को कहा जाता है। तो युद्ध मतभेद है और लड़ाई, जब मतभेद होगा, जब विचारों में विभिन्नता होगी तभी लड़ाई होगी, युद्ध होगा। जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में मतभेद हो, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इस प्रकार द्वंद्व समास की ये परिभाषा इन्होंने लिखी है। जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हों तथा दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हों और विग्रह करने पर और एवं अथवा या आदि लगे, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। ये द्वंद्व समास की पहचान क्या बताई कि जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो, यानी कि जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होगी और दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले होंगे, और विग्रह करने पर उनके बीच में, समास का विग्रह करने पर उन सब दोनों के बीच में और या अथवा एवं आदि शब्दों का प्रयोग होगा, तो वो द्वंद्व समास कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद हम द्विगु समास के बारे में पढ़ते हैं। द्वंद्व हमने कर लिया, लेकिन उससे पहले कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं इस समास के, ठीक है। जैसे हानि लाभ, हानि या लाभ, हानि और लाभ। दाल भात, दाल और भात। अपना पराया, अपना या पराया। धूप दीप, धूप और दीप। राजा रंक, राजा और रंक। दूध दही, दूध और दही। हार जीत, हार और जीत या हार या जीत। माता पिता, माता और पिता। यश अपयश, यश और अपयश। गुण दोष, गुण अथवा दोष, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या है, जो तीसरे नंबर का हमारा समास आता है वो द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास में की भी पहचान मैं आपको द्विगु समास से पहले बता देता हूँ कि द्विगु समास की ये पहचान होती है कि इस समास समस्त पद का जो पूर्व पद है वो संख्यावाची होगा, वो कोई ना कोई संख्या शब्द होगा। जैसे देखिए चौमासा, पूर्व पद 4, उत्तर पद मास, 4 मासों का समूह। त्रिनेत्र, 3 पूर्व पद है, नेत्र उत्तर पद है, 3 नेत्रों का समाहार। नवरत्न, 9 और रत्न, 9 पूर्व पद, रत्न उत्तर पद, 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, 100, शत और अब्द यानी कि वर्ष, 100 वर्षों का समूह। और इसका विग्रह करने पर समाहार या समूह
आएगा। तो देखिए बेटा, उपर्युक्त समस्त पदों में हमने देखा कि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण है और समस्त पद समूह का बोध करा रहा है। क्या होगा, द्विगु समास की पहचान क्या होगी? पहला पद जो होगा वो संख्यावाची विशेषण हो गया, यानी कि संख्या के रूप में उस उत्तर पद की विशेषता बताएगा, और समास विग्रह करने पर समूहवाची यानी कि समूह का बोध कराएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा, जिन समस्त पदों में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद समूह का बोध कराए उन्हें द्विगु समास कहते हैं। जिन समस्त पदों में पूर्व पद है वो संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद समूह का बोध कराए उन्हें द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। कुछ अन्य उदाहरण, समास समस्त पद हैं, फिर समास त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, अठन्नी, 8 आनों का समूह, अठन्नी जिसको हम बोलते हैं उसमें 8 आने होते हैं, दोपहर, 2 पहरों का समाहार, ठीक है, पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह, नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, पंजाब, 5 आबों, आबों का मतलब नदियों का समूह, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार, त्रिभंगी, 3 भंगिमाओं का समाहार, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। अब हमारे सामने चौथा जो समास है वो है क्रमधारय समास। ठीक है, क्रमधारय समास है, उसमें देखिए क्या है। इसमें क्या होता है कि जो पहला पद है वो विशेषण है और दूसरा पद है वो विशेष्य है, यानी कि विशेषण विशेष्य है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा क्रमधारय में। ठीक है, मृग नयन, पूर्व पद क्या है? मृग, उत्तर पद क्या है? नयन। मृग नयन, मृग के समान नयन। नील कमल, नील पूर्व पद है, कमल उत्तर पद है, नीला है जो कमल। महादेव, महा प्लस में देव, महापूर्व पद, उत्तर पद देव, महान है जो देव। क्रोधाग्नि, क्रोध पूर्व पद है, उत्तर पद क्या है? अग्नि। अब इसमें देखिए, नयन, नयन की विशेषता कौन बता रहा है? विशेषण क्या है? मृग। कमल की विशेषता नील, देव की महा, अग्नि की क्रोध। तो इन शब्दों में देखिए, उपर्युक्त समस्त पदों में आपने देखा कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, अर्थात पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। तो यहाँ लिखा है क्रमधारय समास में समस्त पदों का विग्रह करते समय रूपी, समान, जो आदि तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका पहचान पहले क्या बताई समस्त पद की, कि पहला पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा, और समास विग्रह में क्या होगा? रूपी, समान या जो आदि तुलनात्मक शब्दों का समास विग्रह में प्रयोग होगा। अब देखिए, इस प्रकार जिन समस्त पदों में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो उन्हें क्रमधारय समास कहते हैं। कि जिन समस्त पदों में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य है, जिसका पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा, वो क्रमधारय समास कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ दे रखे हैं इन्होंने। समस्त पद समास विग्रह, पीताम्बर, पीला है जो अंबर, घनश्याम, घन के समान श्याम, विद्याधन, विद्या रूपी धन, कनकलता, कनक के समान लता, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, महात्मा, महान है जो आत्मा, भला मानस, भला है जो मानस, पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम, चरण कमल, कमल के समान चरण, वचनामृत, वचन रूपी अमृत। अब जो पांचवा हमारा समास है बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास में देखिए, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। नीलकंठ, पूर्व पद क्या है? नील, उत्तर पद क्या है? कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। पीताम्बर, पीत पूर्व पद है, अंबर उत्तर पद है, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात कृष्ण, यानी कि पीले हैं जिसके कपड़े, वस्त्र। लंबोदर, लंब पूर्व पद है, उदर उत्तर पद है, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, लंबे पेट वाला। दशमुख, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। ठीक है, पूर्व पद क्या है? 10, उत्तर पद क्या है? मुख। ठीक है, अब इसकी पहचान वगैरह के बारे में बात करते हैं हम बहुव्रीहि समास के। बहुव्रीहि समास और क्रमधारय समास में 2 तरह से अंतर किया जा सकता है। बहुव्रीहि और क्रमधारय समास एक जैसे से होते हैं, इनमें अंतर करने के लिए इन्होंने समझा है। समास विग्रह करके, जैसे पीताम्बर, पीला है जो अंबर, क्रमधारय।
अगर पीले हैं अंबर जिसके अर्थात कृष्ण कर देंगे तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी कि पीतांबर में क्रमधारय भी है और बहुव्रीहि भी है। क्रमधारय समास में पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। यानी कि क्या है, क्रमधारय और बहुव्रीहि में अंतर देखिए क्या बताया है कि क्रमधारय समास में तो पूर्व पद है वो विशेषण होगा, उत्तर पद है वो विशेष्य होगा, लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होगा, न तो पूर्व पद प्रधान होगा न उत्तर पद की प्रधानता होगी, दोनों ही पदों का कुछ नहीं होगा, यानी कि कोई तीसरा शब्द उसका अर्थ होगा, तीसरे पद की प्रधानता होगी। जैसे पीतांबर पीला है, जो अंबर यानी कि कपड़ा है वो पीला है, ठीक है, कपड़ा है वो कैसा है, पीला है, तो ये क्रमधारय है। पीतांबर पीले हैं जिसके अंबर यानी कि कृष्ण के वस्त्र कैसे हैं, पीले, ठीक है, तो यहाँ बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो देखो क्रमधारय समास में पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे कमल नयन, कमल विशेषण है, नयन विशेष्य है, ठीक है, कमल के समान नयन क्रमधारय समास है, कमल जैसे नयनों वाला अर्थात विष्णु बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उपर्युक्त समस्त पदों में दोनों ही पद प्रधान नहीं है, दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे की बात कही गई है। इस प्रकार जिन समस्त पदों का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि वे किसी अन्य का बोध कराते हैं, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। सीधी सी बात है कि जिस समस्त पद में किसी भी पद की प्रधानता न हो और अन्य पद प्रधान हो या अन्य किसी शब्द का बोध कराते हो, वे बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे देखिए कुछ अन्य उदाहरण दिए हैं, चतुर्मुख, चार मुख हैं जिसके ब्रह्मा, गजानन, गज के समान आनन है जिसका गणेश, त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके शिव, सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके विशेष स्त्री, पंकज, पंख में उत्पन्न होने वाला, कमल, पद्मासना, पद्म आसन है जिसका सरस्वती। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो पद विशेष है, ठीक है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला विष्णु, घनश्याम, घन के समान श्याम है जो कृष्ण, ठीक है। अब देखिए फिर आगे छठा जो हमारा अंतिम जो समास का भेद है वो है अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि अव्ययी भाव, जिसका एक शब्द अव्यय होगा, यानी कि पूर्व पद जो पहला पद है वो अव्यय होगा, दूसरा पद है वो तो देखिए बेटा समस्त पद लिखा है यथाशक्ति, पूर्व पद यथा है, शक्ति उत्तर पद है, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रति पूर्व पद है, दिन उत्तर पद है, प्रत्येक दिन, भरपेट पूर्व पद इसमें क्या है भर, उत्तर पद क्या है पेट, पेट भरकर, रातों, रात, रात पूर्व पद है, रात क्या है उत्तर पद है, रात ही रात में, आजन्म, आ पूर्व पद है, जन्म उत्तर पद है, जन्म भर, यानी यथा, प्रति, भर, रात, आ, ये क्या है पूर्व पद क्या है अव्यय है। देखिए उपर्युक्त समस्त पदों में पूर्व पद पहला पद अव्यय है तथा उनके योग से बने समस्त पद भी अव्यय बन गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा में लिखेंगे, जिन समस्त पदों में पूर्व पद अव्यय हों तथा उनके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाएं, उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। या फिर यह भी कह सकते हैं कि जिन समस्त पदों का पूर्व पद अव्यय होता है वे समस्त पद अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। तो कुछ अन्य उदाहरण देखिए, समस्त पद समास विग्रह, अनजाने बिना जाने, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, आजीवन जीवन भर, बाकायदा कायदे के अनुसार, प्रत्यक्ष आंखों के सामने, आमरण मरने तक, प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष, सादर आदर सहित या आदर के साथ, बेखटके बिना खटके के या खटके के बिना, ठीक है। ये क्या था हमारा अव्ययी भाव समास था। अब इसी के अंदर देखते हैं हम, आओ दोहराएं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना यानी कि छोटा करना। समास दो शब्दों के मेल से बनता है। समास की दो प्रक्रियाएं होती है, समस्त पद और समास विग्रह। समास से बना संक्षिप्त पद समस्त पद कहलाता है, समस्त पद को तोड़कर लिखा जाना समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो आओ दोहराएं भी हमने कर लिया। इसी के साथ आज आपका ये जो समास वाला पाठ है वो पूरा हो गया। इसके द्वारा आप समास को समझेंगे। कल हम इस पाठ का अभ्यास कार्य
पूर्ण करेंगे।